हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न एकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक नया टॉपिक लेकर जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले जो हमारा वीडियो अपलोड हमने की थी, लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी, वो हमारे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थी। इस चैप्टर को समझने के लिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो वीडियो हमने अपलोड की है उसे सबसे पहले देखें और उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, किस तरीके से इसका गठन हुआ, किस तरीके से ये आगे बना, क्या संरचना होती है, क्या कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मानवाधिकार जो आयोग है हमारे पास, ठीक है, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो, ये एक संवैधानिक है न कि संवैधानिक है। वहां पर मैंने आपको डिफरेंस बताया था इन दोनों के बीच में। संवैधानिक यानी जब संसद द्वारा पास कोई अधिनियम पास किया जाता है और उसे कानून बनाया जाता है और एक आयोग या संगठन बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? संवैधानिक कहलाता है। लेकिन संवैधानिक वो होता है जिसे पहले से ही आर्टिकल्स में जिसका उल्लेख मिलता है, संविधान में उसको पहले से ही डाला गया है। तो यहाँ पर राज्य जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये भी संवैधानिक है, जिसे हमने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसको शामिल किया है, जो केंद्र में भी लागू होता है और राज्यों के लिए भी लागू करने की या इनकी स्थापना करने का प्रावधान करता है। अब तक देश के 23 राज्यों में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की जा चुकी है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची, सूची 2 और समवर्ती सूची के सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। हमारे पास 3 तरह की सूचियां रखी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र से संबंधित बिंदु आते हैं, विषय आते हैं। राज्य सूची में राज्य सूची से संबंधित विषय आते हैं और समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में ऐसे जो विषय होते हैं या ऐसे सब्जेक्ट जिन पर राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं। तो यानी कि जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग है उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिसमें संविधान की जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत सूची 2 और समवर्ती सूची के अंतर्गत सूची 3 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं उन्हीं पर यह जांच कर सकता है। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता। कोई सा भी ऐसा मामला है जो पहले से ही जांच के दायरे में है, पहले से ही उस पर इंक्वायरी सेटअप है या पहले से ही उसकी जांच की जा रही है, चाहे वो मानवाधिकार कर रहा हो या कोई विधिक निकाय कर रहा हो, तब ये उसकी जांच नहीं कर सकता। अगर हम बात करें इस आयोग की संरचना के बारे में कि क्या संरचना हो सकती है इस आयोग की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। भाई यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा और इनके 2 सदस्य होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2006 में हमने इस अधिनियम में क्या किया था, संशोधन किया था और 2006 से पहले इसमें 5 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन वर्ष 2006 के संशोधन से राज्य मानवाधिकार आयोग में हमने सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर कितनी कर दी, 3 कर दी गई थी और 3 करने के साथ साथ हमने जो सदस्यों की योग्यताएं हैं उसमें भी परिवर्तन किया गया था। तो अब कितनी होती है, 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो ये आयोग है, आयोग का अध्यक्ष हमेशा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि रिटायर हो चुके होंगे। वो हमारे सीजीआई जो रिटायर हुए होंगे वो ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। और अगर सदस्य के तौर पर देखें तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति या कार्यरत न्यायाधीश होता है, चाहे वो कोई भी हाईकोर्ट है हमारे देश के जितने भी हैं उन हाई कोर्ट्स में सेवानिवृत्ति हो या अगर वो काम भी कर रहा है तो भी वो इसका सदस्य बन सकता है।
या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अध्यक्ष की बात करें, ये दो तो बन सकते हैं सदस्य, लेकिन अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष केवल और केवल उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होता है वो ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। अब नियुक्ति की अगर हम बात करें कि भाई सदस्य कैसे चुने जाते हैं, अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश तो बहुत सारे हैं। अगर सीजीआई की हम बात करें तो बहुत सारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है। तो उनमें से किस व्यक्ति को चुना जाए, कैसे चुना जाए, क्या उसमें एबिलिटी है, क्यों उसको चुना जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक समिति की अनुशंसा की जाती है और राज्यपाल क्या करता है, एक सदस्य की अनुशंसा पर क्या करता है, इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्या करेगा, सबसे पहले एक समिति की अनुशंसा पर करता है। कौन कौन हो सकता है इस समिति में, तो इस समिति में प्रमुख रूप से राज्य का मुख्यमंत्री, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री तथा राज्य विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो अन्य सदस्य के रूप में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास विधान परिषद, जैसे हमारे 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद है, जो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटर का क्या होता है, उच्च सदन होता है, तो उस विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इस समिति के सदस्य होते हैं जहां पर विधान परिषद है। अगर विधान परिषद नहीं है तो जितने जो ऊपर के हमने अभी डिस्कस किए हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, राज्य का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता, ये उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, ठीक है, एक सदस्य और हम रख सकते हैं, वो कौन सा होगा, जो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य ही उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया जाता है। तो लास्ट में परामर्श के बाद किसका, भाई जो सदस्य है राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होगा और उसी के बाद चाहे वो कार्यरत न्यायाधीश हो, चाहे जिला न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश हो, इस आयोग में नियुक्त किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो ये तब तक अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। भाई या तो 5 साल का कार्यकाल होगा, पूर्ण कर लेगा, या फिर अगर 5 साल से पहले उसकी एज 70 वर्ष की हो जाती है तब भी उसका कार्यकाल पूरा माना जाता है। आयोग से कार्यकाल पूरे होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। यहां पर अगर उनके एक बार सेवानिवृत्ति हो गई तो दोबारा वो यहां पर अपना पद ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहां पर कहा गया है कि यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो और वो 5 साल के अगले कार्यकाल के लिए पुनः सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि भाई कोई व्यक्ति है, उसने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है लेकिन उसकी उम्र अभी 70 वर्ष की नहीं हुई है, तो वो अगले 5 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनः सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर उसने अपना 70 वर्ष की आयु पूरी करते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है तब वो अगले कार्यकाल के लिए नहीं हो सकता और वो ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण कर सकता है। राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, जैसे हमने अभी बताया कौन करता है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। ये हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो को या इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो जो हमारा इससे लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसे देखने से आपको इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन हटाने का अधिकार केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही मौजूद होता है। राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता। अब राज्यपाल कैसे इनको हटा सकता है,
तो राज्यपाल माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति इन्हें कैसे हटा सकता है? तो राष्ट्रपति उसी आधार पर इन्हें पद से हटा सकता है जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाता है। किस किस तरीके से हटा सकता है? तो या तो वो दिवालिया हो गया हो तब हटा देगा, या उसने अपना कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का सरकारी पद धारण कर लिया हो, या वो दिमागी या शारीरिक तौर पर दायित्वों को निर्वहन करने के अयोग्य हो गया हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अक्षम घोषित कर दिया गया हो, यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध किया गया हो और उसे कारावास की सजा दे दी गई हो, तब भी उसे उसके कार्यकाल से हटा सकता है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकता है। अब राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट तो हटा नहीं सकता इस कदाचार के या अक्षमता के आधार पर। क्या करेगा? तो राष्ट्रपति सबसे पहले मामले को कहां भेजता है? उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है, और उच्चतम न्यायालय इस मामले की क्या करता है? जांच करता है। और यदि वो इस जांच में ये लगाए गए आरोप को अगर सही पाता है तो राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, और इसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पद से हटा देता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों, अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। यानी जितना भी वेतन भत्ते हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं, उनकी पेंशन है, उनकी सैलरी है, जो भी सेवा शर्तें और उनको एक्स्ट्रा जो मिलते हैं, सारे के सारा राज्य सरकार पर भारित होते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान इनमें से किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी नियुक्ति से पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद इनको कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब आयोग के कार्य क्या क्या हैं? क्या क्या आयोग के कार्य होते हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, किसी लोक सेवा के समक्ष मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह उल्लंघना करता हो, जांच स्वप्रेरणा व न्यायालय के आदेश के ऊपर ये जांच करते हैं। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जेल व बंदी गृहों में जाकर वह किसी स्थिति का अध्ययन करना और क्या करना, इनके बारे में सिफारिशें करना। मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विविध उपबंधों की समीक्षा करना और इनको प्रभावशाली बनाने के लिए भी क्या करते हैं? वो उपाय और उनकी सिफारिशें करते हैं। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की ये क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं जिनसे मानवाधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। इन सब के ऊपर अपना क्या करते हैं? समीक्षा देते हैं, और इनको बचाव करने के लिए क्या करते हैं? इनके जो उपाय होते हैं उनकी भी क्या करते हैं? सिफारिश इनके द्वारा की जाती है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करना और इनको प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या करना? प्रोत्साहित भी करना, इनका क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है इस आयोग का। इसके साथ साथ ही मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, जैसे हमारे पास कुछ एनजीओ होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको अपना समर्थन देते हैं, तो इन एनजीओस को अपना सहयोग और प्रोत्साहन भी देना इनका क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है। आयोग की अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसी के समान अपनी कार्रवाई को संपन्न करता है, या किसी भी मामले में सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण को निर्देशित कर सकता है। हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो तथा जिस मामले को 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो। यानी ये आयोग जो है ऐसे मामले पर सुनवाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जांच बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि भाई जिस मामले को दर्ज हुए या जिस मामले को घटित हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। यानी कोई घटना अगर घटी है तो वो अगर 1 वर्ष से पहले उसकी जांच कर, अगर उसे 1 वर्ष नहीं हुआ अभी तक तो उसकी जांच वो कर सकता है। 1 वर्ष के बाद वो बिल्कुल भी उस पर जांच नहीं कर सकता और ना ही उसकी सुनवाई कर सकता है। एक छोटा सा यहाँ पर है कि मानव अधिकार न्यायालय है, क्या इसके प्रावधान किए गए हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को ये लागू किया गया था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह भी प्रावधान है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाए। क्यों किया जाए मानव अधिकार की? कि भाई जितने भी जो हमारे ह्यूमन राइट से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन के जितने भी मामले होते हैं, तो तेजी से उनकी जांच की जाए, तेजी से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके लिए एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाए प्रत्येक जिले में। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा
केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपने ये बनाना है, मानवाधिकार न्यायालय बनाना है, तो आपको उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है तो उसे सलाह मशवरा करना आवश्यक है और उनकी सलाह पर ही इसको गठन किया जा सकता है। प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में राज्य सरकार का एक विशेष अभियोजक नियुक्त करती है या किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है जिसे कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो इस न्यायालय में। या तो वकील को बना सकती हैं, चाहे 7 वर्ष का जिसको अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो उसे इन सारी की सारी चीज़ों का, उसे भी बना सकती है। या फिर वो क्या कर सकती है, राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक की भी वहाँ पर नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार को जैसा सही लगे वो वैसा कर सकती है। तो गाइड्स, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आप हमारी जो लास्ट वीडियो उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप पॉलिटी का पूरा कोर्स चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या अपने स्टेट का कोई आपका एग्ज़ाम हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद ये पॉलिटिकल साइंस की जो पूरी सीरीज़ है उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।